हेलो एस्पिरेंट्स। आज के इस डिस्कशन में हम सीधे तौर पर जंप कर रहे हैं ज्योग्राफी के एक बहुत ही क्रूशियल टॉपिक पर, वायुमंडल में जल यानी वाटर इन द एटमॉस्फेयर। हम एनसीईआरटी के चैप्टर 11 से उन हाई यील्ड कॉन्सेप्ट्स को डिकोड करने वाले हैं जो आपके यूपीएससी, बीपीएससी और बाकी स्टेट पीएससी एग्जाम्स के प्रीलिम्स और मेंस में सॉलिड मार्क्स पक्के करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का हमारा रोड मैप बिल्कुल क्लियर है। हम कवर करने वाले हैं आर्द्रता के प्रकार, संघनन के अलग अलग रूप, बादलों का वर्गीकरण, वर्षा के प्रकार और फाइनली वैश्विक वर्षा वितरण। मतलब एकदम बेसिक इनविजिबल नमी से लेकर बड़े ग्लोबल वेदर पैटर्न तक सब कुछ कवर होने वाला है। तो सबसे पहले ब्लॉक से शुरुआत करते हैं। आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी के प्रकार। एग्जामिनर्स को अक्सर इन टर्म्स के बीच के माइनर डिफरेंस पर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछने में बड़ा मजा आता है। आइए इसे हमेशा के लिए क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले है निरपेक्ष आर्द्रता यानी एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। यहाँ वास्तविक वजन या एक्चुअल वेट वाले पार्ट पर फोकस कीजिएगा। हवा के एक दिए गए वॉल्यूम में असल में कितना पानी मौजूद है, बस वही निरपेक्ष आर्द्रता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हवा की इस नमी को होल्ड करने की जो कैपेसिटी है ना, वो पूरी तरह से तापमान पर डिपेंड करती है। अब आते हैं सापेक्ष आर्द्रता यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर। देखिए, ये कोई एक्चुअल वेट नहीं है, बल्कि ये एक रेशियो है, एक परसेंटेज है। हवा अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के मुकाबले कितनी नमी होल्ड किए हुए है, ये वो बताता है। और प्रीलिम्स के लिए एक क्लासिक फैक्ट याद रखिएगा। सापेक्ष आर्द्रता महासागरों के ऊपर सबसे ज्यादा और महाद्वीपों के ऊपर सबसे कम होती है। इसके बाद आता है ओसांक यानी ड्यू पॉइंट। क्रूशल पॉइंट ये है कि ओसांक असल में एक खास तापमान है। जब हवा ठंडी होते होते इस एग्जैक्ट टेम्परेचर पर पहुंचती है तो वो 100% सैचुरेट हो जाती है। इसके बाद वो एक बूंद एक्स्ट्रा नमी नहीं रोक सकती और बस यहीं से कंडेंसेशन यानी संघनन की असली शुरुआत होती है। अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, संघनन के रूप। सैचुरेशन के बाद जो रिजल्ट हमें विजुअली दिखता है वो यही है। और सच बताऊं तो स्टेटमेंट बेस्ड कंपैरिजन वाले सवालों के लिए ये सेक्शन एक गोल्ड माइन है। जैसे कि ओस और तुषार का डिफरेंस, इनके बीच का जो अल्टीमेट डिसाइडिंग फैक्टर है वो है फ्रीजिंग पॉइंट। अगर कंडेंसेशन 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर हो रहा है तो हमें लिक्विड पानी की बूंदें मिलेंगी, यानी ओस। लेकिन अगर तापमान 0 डिग्री से नीचे चला गया तो वही नमी सीधे छोटे छोटे बर्फ के क्रिस्टल्स में बदल जाती है, जिसे हम तुषार या फ्रॉस्ट कहते हैं। एकदम सिंपल। अब कोहरा और कुहासा को देख लीजिए, एग्जामिनर्स का एक और फेवरेट डिस्टिंक्शन। कुहासा यानी मिस्ट में कोहरे के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा नमी होती है और इसका सीधा कनेक्शन पहाड़ी इलाकों से होता है, जबकि कोहरा थोड़ा ज़्यादा ड्राई होता है और मैदानी इलाकों में ये विजिबिलिटी को बिल्कुल 0 तक गिरा सकता है। चलिए सेक्शन 3 पर आते हैं, बादलों का वर्गीकरण। बादल और कुछ नहीं, बस ऊंचाई पर संघनित पानी की बूंदों या आइस क्रिस्टल्स के मास होते हैं। इन्हें मेनली इनकी ऊंचाई और ये कैसे दिखते हैं इसके बेसिस पर कैटेगराइज किया जाता है। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टेबल का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल बनने की पूरी गारंटी है। पक्षाप यानी सिरस बादल 8 से 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एकदम पंख जैसे दिखते हैं। कपासी या क्यूमुलस बादल रुई के बड़े बड़े टुकड़ों की तरह होते हैं। स्तरी बादल आसमान में एक लेयर बना लेते हैं। और निम्बस या वर्षा बादल, ये वो डार्क काले बादल हैं जो एक्चुअल में भारी बारिश लाते हैं। और ये इमेजेस इन कॉन्सेप्ट्स को एकदम परफेक्टली इलस्ट्रेट करती हैं। ऊपर की तरफ जो आप देख रहे हैं वो स्तरी बादलों की लेयरिंग है, जो आसमान के एक बहुत बड़े हिस्से को कवर किए हुए है। और नीचे वाली इमेज को देखिए, एकदम डार्क, डेंस और भारी। ये वो निम्बस बादल हैं जिनके आर पार सूरज की रोशनी भी नहीं जा पाती। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, वर्षा के प्रकार। हवा में तैरती हुई नमी से अब हम एक्चुअल बारिश या प्रेसिपिटेशन की बात करेंगे। बारिश की अलग अलग ज्योग्राफिकल मैकेनिज्म्स होती हैं जिन्हें मेंस के पर्सपेक्टिव से समझना बहुत क्रूशल है। सबसे पहले है संवहनीय वर्षा यानी कन्वेंशनल रेनफॉल। प्रोसेस बहुत ही सीधा है। सतह गर्म हुई, हवा गर्म होकर ऊपर उठी, ऊपर जाकर वो फैली और ठंडी हुई, कपासी बादल बने और फिर अचानक तेज गरज और बिजली के साथ भारी बारिश हो गई। इक्वेटोरियल रीजन्स में गर्मियों के दिनों में ये प्रोसेस एकदम आम बात है। और फिर है पर्वतीय वर्षा या ओरोग्राफिक रेनफॉल, ज्योग्राफी मेंस का एक स्टेपल कॉन्सेप्ट।
जब नमी से भरी हवा किसी पहाड़ से टकराकर ऊपर उठने को मजबूर होती है तो वो भारी बारिश करती है। उस साइड को विंडवर्ड या पवनमुखी ढाल कहते हैं। लेकिन जब वही हवा पहाड़ की चोटी क्रॉस करके दूसरी तरफ नीचे उतरती है तो वो गर्म और सूखी हो जाती है। इस सूखे हिस्से को ही हम रेन शैडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, वैश्विक वर्षा वितरण। अभी तक हमने जो माइक्रोफिजिक्स समझी वही पूरी पृथ्वी के इतने बड़े रेनफॉल पैटर्न को कैसे कंट्रोल करती है। आइए इसे मैक्रो लेवल पर देखते हैं। इन ज्योग्राफिकल रूल्स को एकदम अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि प्रीलिम्स में यही एग्जैक्ट स्टेटमेंट्स ट्रिकी सवालों के फॉर्म में आते हैं। इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाने पर बारिश कम होती है। कॉन्टिनेंट्स के अंदरूनी हिस्सों से ज्यादा बारिश कोस्टल एरियाज में होती है। और ये लैटिट्यूड वाला रूल ध्यान से सुनिएगा। 35 से 40 डिग्री के बीच भारी बारिश ईस्टर्न कोस्ट पर होती है, लेकिन 45 से 65 डिग्री के बीच यही बारिश पछुआ पवनों की वजह से वेस्टर्न कोस्ट पर शिफ्ट हो जाती है। अगर हम इस पूरे डेटा को समराइज करें तो फिजिकल ज्योग्राफी कुछ इन क्लियर कट प्रेसिपिटेशन जोन्स में डिवाइड हो जाती है। 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश वाले एरियाज वही हैं जहां हमने संवहनीय और पर्वतीय वर्षा की बात की थी, जैसे मॉनसून रीजन। और 50 सेंटीमीटर से कम बारिश वाले इलाके या तो रेन शैडो एरियाज हैं, कॉन्टिनेंट्स के गहरे अंदरूनी हिस्से हैं, या फिर हाई लैटिट्यूड वाले रीजन हैं। तो जाते जाते इस सवाल पर जरा सोचिएगा। अगर किसी इलाके में 50 सेंटीमीटर से भी कम बारिश हो रही है तो कौन सा एटमॉस्फेरिक मैकेनिज्म ये तय करेगा कि वो जगह एक तपता हुआ रेन शैडो एरिया बनेगी या फिर जमा देने वाला हाई लैटिट्यूड रेगिस्तान? आज डिस्कस किए गए कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करके इसका जवाब ढूंढने की कोशिश जरूर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हमारे आसपास हमेशा मौजूद है पर हमें दिखती नहीं। आइए इस बेहद दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कैसे हवा में छुपी हुई ये अदृश्य नमी हमारे पूरे ग्रह के मौसम को कंट्रोल करती है। कहानी शुरू करने से पहले एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है। आखिर वो पानी जिसे हम अपने आंखों से देख भी नहीं सकते, वो अचानक से आसमान को काला कर देने वाले एक विशाल और भयंकर तूफान में कैसे बदल जाता है? कमाल की बात है ना? इसी रहस्य को सुलझाने के लिए हम पानी के सफर को एक क्रम में समझेंगे। शुरुआत होगी वायुमंडल में पानी की मौजूदगी से, फिर आर्द्रता को समझेंगे, कंडेंसेशन का प्रोसेस, बादलों की दुनिया, और आखिर में जानेंगे कि ये पानी वापस धरती पर किन किन रूपों में गिरता है। तो चलिए अपने पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, वायुमंडल में जल, जो एक अदृश्य इंजन की तरह काम करता है। ये फैक्ट सच में दिमाग घुमा देने वाला है। हमारी धरती पर जितना भी मौसम बदलता है उसे कंट्रोल करने वाला वाटर वेपर या जलवाष्प वायुमंडल का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा होता है, सिर्फ 0 से 4% के बीच। बाकी का 96% हिस्सा दूसरी गैसों से भरा होता है। सोचिए, इतनी कम मात्रा और इतना बड़ा असर। ये जीवनदायी नमी गैस के रूप में लगातार हवा में घुलती रहती है। इसके पीछे 2 सबसे बड़े कारण हैं। पहला, सूरज की गर्मी जो समंदर और नदियों के पानी को भाप बना देती है, जिसे हम इवैपोरेशन कहते हैं। और दूसरा, पेड़ पौधों की पत्तियों से निकलने वाली नमी यानी ट्रांसपिरेशन। बस इन्हीं 2 तरीकों से पानी ऊपर उठता है और हवा का हिस्सा बन जाता है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, आर्द्रता या ह्यूमिडिटी को समझना। वो नमी जिसे हम देख नहीं सकते पर चिपचिपे दिनों में खूब महसूस करते हैं। इसे समझने के लिए ड्यू पॉइंट या ओसांग का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये वो एग्जैक्ट तापमान है जहां हवा नमी से पूरी तरह पैक हो जाती है। जैसे एक स्पंज पानी से पूरी तरह भर जाता है और उसमें एक बूंद भी और नहीं समा सकती, बिल्कुल वैसे ही हवा 100% सैचुरेट हो जाती है। अब 2 टर्म्स अक्सर कंफ्यूज करते हैं, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और रिलेटिव ह्यूमिडिटी। इसे ऐसे समझिए, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब है हवा में पानी का असल भौतिक वजन, जो ग्राम प्रति घन मीटर में नापा जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी सिर्फ एक प्रतिशत है। ये बताता है कि एक खास तापमान पर हवा अपनी पूरी कैपेसिटी के हिसाब से कितनी नमी होल्ड किए हुए है। सफर के तीसरे हिस्से में चलते हैं, संघनन यानी कंडेंसेशन का प्रोसेस, जहां गैस वापस लिक्विड में बदल जाती है। जब ये नम हवा ठंडी होती है तो वाटर वेपर को लिक्विड बनने के लिए किसी सहारे की जरूरत होती है। इन्हें कंडेंसेशन न्यूक्लियाई कहा जाता है। हवा में उड़ने वाले धूल के छोटे छोटे कण, धुआं, राख या समंदरी नमक के क्रिस्टल्स इसका काम करते हैं। इन्हीं के चारों तरफ नमी इकट्ठा होती है और पानी की बूंद बन जाती है। लेकिन ध्यान दीजिए,
ये संघनन कैसा रूप लेगा, ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है या नीचे। अगर 0 से ऊपर है तो ओस, कोहरा या कुहासा देखने को मिलेगा, पर अगर तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे चला गया तो ये सीधा जमकर पाला बन जाएगा। वैसे कोहरे और कुहासे के बीच भी बड़ा मजेदार अंतर है। पहाड़ों पर अक्सर कुहासा या मिस्ट होता है, जिसमें नमी ज्यादा होती है, पर इसमें काफी दूर तक, करीब 2 किलोमीटर तक देखा जा सकता है। पर कोहरा जमीन के एकदम करीब बनता है और इतना घना होता है कि सामने की चीजें देखना भी मुश्किल हो जाता है। तो अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे हिस्से पर, बादलों की दुनिया, आसमान में बनती आकृतियां। मौसम विज्ञानी इन बादलों को उनकी ऊंचाई, आकार और घनत्व के आधार पर मुख्य रूप से 4 कैटेगरीज में बांटते हैं: सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस और निम्बस। आसमान में सबसे ऊंचाई से शुरू करें, लगभग 8 से 12 किलोमीटर ऊपर, तो वहां सीरस या पक्षाभ बादल मिलते हैं। ये बेहद ठंडे, पतले और बिखरे हुए सफेद बादल होते हैं, बिल्कुल किसी पक्षी के नाजुक पंखों जैसे। और जानते हैं, ये असल में बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल से बने होते हैं। थोड़ा नीचे आने पर मिलते हैं क्यूमुलस या कपासी बादल। इन्हें पहचानना सबसे आसान है। ये दिखने में रुई के बड़े बड़े फूले हुए गोलों जैसे लगते हैं और इनका निचला हिस्सा बिल्कुल फ्लैट होता है। फिर आते हैं स्ट्रेटस या स्तरी बादल। नाम से ही पता चल रहा है कि ये परतों यानी लेयर्स में होते हैं। ये कम ऊंचाई पर बनते हैं और आसमान के एक बहुत बड़े हिस्से को एक ग्रे रंग की चादर की तरह ढक लेते हैं, बिल्कुल जैसे आसमान में ऊंचाई पर कोहरा छा गया हो। और आखिर में निम्बस या वर्षा मेघ। ये सबसे नीचे बेहद काले और भारी बादल होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड शेड नहीं होता। ये इतने मोटे होते हैं कि सूरज की रोशनी को पूरी तरह ब्लॉक कर देते हैं। जब ये आते हैं तो अपने साथ भारी बारिश और तूफान लाते हैं। अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, वर्षण के विभिन्न रूप, यानी पानी की आखिरकार धरती पर वापसी। अक्सर हम सोचते हैं कि आसमान से पानी गिरने का मतलब सिर्फ बारिश है, पर इस स्रोत सामग्री को अगर ध्यान से देखें तो स्पष्ट होता है कि तापमान के हिसाब से ये वर्षण बारिश, ओले, बर्फबारी या स्लीट यानी बर्फ और पानी के मिक्सचर का रूप भी ले सकता है। वैज्ञानिक बारिश को भी हवा के ऊपर उठने के तरीके के आधार पर 3 प्रकारों में बांटते हैं। संवहनीय या कन्वेक्शनल बारिश, जो भूमध्य रेखा के पास भारी गरज चमक के साथ होती है। पर्वतीय या ओरोग्राफिक बारिश, जब नम हवा पहाड़ों से टकराकर ऊपर उठती है। और चक्रवातीय बारिश, जो हवा के दबाव और साइक्लोन्स की वजह से आती है। तो इस पूरी चर्चा का सबसे खास पॉइंट ये है कि ये एक कंटिन्यूअस, कभी न रुकने वाला लूप है। वाष्पीकरण, संघनन और वर्षण के जरिए धरती, समंदर और वायुमंडल के बीच पानी का ये एक्सचेंज लगातार चलता रहता है। यही वो साइकिल है जो इस ग्रह पर हर तरह के जीवन को बनाए हुए हैं। पर इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बड़ा सवाल हम सबको सोचने के लिए छोड़कर जाना चाहता हूं। जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और हमारी धरती का तापमान लगातार ऊपर जा रहा है, तो जीवन देने वाला ये नाजुक और बैलेंस्ड वाटर साइकिल आगे चलकर किस तरह डिस्टर्ब होगा। ये एक ऐसी गंभीर बात है जिसे हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस डिस्कशन से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी को ऐसे ही फोकस्ड और स्ट्रक्चर्ड रखिए। ऑल द बेस्ट।